काफी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से ये एक क्वेश्चन है जो पूछा था किसी ने कि लूनर इक्लिप्स पे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, नो ईटिंग, नो कुकिंग, नो स्लीपिंग, नो एक्टिविटीज। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कुछ बताया है कि दे कैन टेक ओनली वाटर। ठीक है। फिर हरे कृष्ण का जाप कीजिए। फिर एक टाइम के बाद आप बात लीजिए, डोनेशन फॉर काउज। ठीक है। मंदिर के कपाट बंद रहेंगे और खाना टाइम के पहले खाइए, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे बहुत सारी चीजें दी गई है। ठीक है। अब सबसे पहले हमें समझना होगा ग्रहण क्या होता है। ये एक प्रकार से देखा जाए तो सही भी है, और एक प्रकार से देखा जाए तो कुछ चीजों से मैं कन्विंस नहीं भी हूँ। ठीक है। सपोज ये आपका बर्थ चार्ट है, कोई भी एक बर्थ चार्ट आप लेते हो, कोई भी एक के। तो ग्रहण कब होता है? जब मून या सन किसके प्रभाव में आता है ग्रहण हो जाता है? कौन बताएगा? राहु और केतु। अच्छा, सन को कौन ग्रहण करता है? सन को राहु। केतु। राहु। ठीक है जी। और मून को कौन ग्रहण करता है? केतु। ठीक है। जिसका भी आवाज आ रहा है प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है। मून को केतु करता है। वी डिस्कस दिस इन द पास्ट। हमने क्या डिस्कस किया था कि मून को केतु ग्रहण करता है, सन को राहु। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ग्रहण का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं कहता हूं कि ये मेरा सन है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई सन। ओके। अब व्हेन आई एम टॉकिंग कि सन का ग्रहण हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? राहु ने इसके ऊपर एक परत लगा दी। अब दिस इज माई राहु। राहु ने क्या किया? इसके ऊपर एक परत लगा दी है। ये सूर्य का ग्रहण हो गया। ऐसे ही मैं कहता हूं कि चंद्र ग्रहण। ठीक है। अब ये मेरा चंद्र है। ठीक है जी। ये मेरा चंद्र है। अब इसका ग्रहण कब होगा? इसका ग्रहण कब होगा? जब केतु इसके ऊपर एक छिल्ली लगा देगा। एम आई राइट और रॉन्ग? हम जब रेमेडी करते हैं, हम अक्सर क्या करते हैं? हम केतु का ग्रहण करते हैं, पता है? मून की रेमेडी में अक्सर आपको बता चुका हूं हम क्या करते हैं। याद आया किसी को? वी हैव स्पोकन लॉट्स ऑफ टाइम कि जब भी मैं कहता हूं कि आप शिव जी से कनेक्ट हो, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो? आप केतु का ग्रहण कर रहे हो। याद आ रहा है ये क्लासेस? वी हैव डिस्कस ए लॉट। जी ठीक है। सर। अब सन का ग्रहण होगा तो क्या होगा? पहले हमें यह समझना होगा। एनीबॉडी? सन मतलब क्या है? आपकी आत्मा है। जैसे ही कहता हूं सन किसके चक्कर में आ गया? राहु के चक्कर में आ गया। मतलब क्या हो गया? राहु के प्रभाव में आ गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मून जो है वो किसके चक्कर में आ गया? केतु। मतलब वो केतु के प्रभाव में आ गया। बिना केतु के वो कुछ नहीं कर सकता, और बिना राहु के सन कुछ नहीं कर सकता है। इसे ही हम कहते हैं ग्रहण। लेकिन ये ग्रहण बहुत ही डिवाइन होता है। बोलो क्यों? किसी को पता है? जितने साधक होते हैं, साधक, अगेन आई एम टेलिंग यू, जो लोग साधनाएं करते हैं, कब करते हैं? सर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। और ग्रहण के दिन। ग्रहण के दिन। तो अगर आज ग्रहण है तो ग्रहण के समय क्या होगा पता है? जो आपका सिद्ध मंत्र होगा, आप क्या करोगे? उसकी साधना करोगे। राइट। यहाँ पे ग्रहण किसने किया है? राहु ने किया है। यू नो इट वेरी वेल। यहाँ पे ग्रहण राहु ने किया है। अब राहु ने ग्रहण किया है मतलब कि राहु ने उस पर प्रभाव डाला है। और यहाँ पे ग्रहण केतु ने किया है, केतु ने उस पर प्रभाव डाला है। अब राहु केतु को आप भली भांति परिचित हो चुके हो, अब मुझे सिखाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। क्या परिचित हो गए हो कि राहु क्या है? राहु क्या है? बताइए। शिव। मेडिटेशन, भटकाओ, फैलाओ। राहु क्या है? वो उसका एनर्जी, अर्थ। एनर्जी सोर्स है, एनर्जी सोर्स, बेटर वर्ड में। हम्म। और केतु क्या है? उसका डायरेक्शन है। डायरेक्शन।
ठीक है। केतु क्या, उसकी दिशा, केतु उसकी दिशा तय करता है। इसमें तो कोई शक नहीं किसी को, दिस वी हैव डिस्कस मेनी टाइम्स। कहानी ट्विस्ट में कब आती पता है? कहानी ट्विस्ट में तब आती जब हम समझ नहीं पाते कि राहु को दिशा कैसी दी जाए। इसीलिए अगर सूर्य का ग्रहण अगर राहु करता हो, उस समय उसको दिशा देने के लिए केतु का काम किया जाए, यानी कि मंत्र जाप, साधना। तो क्या होगा, राहु को हमने दिशा दे दी, वो जो ऊर्जा थी राहु की वो कहाँ यूज हुई? सन के उत्थान के लिए। किसका उत्थान हुआ? आत्मा का। ऐसे ही जब चंद्र ग्रहण होता है, राइट, हम सीधा केतु को यूज करते हैं। दोनों ही केस में केतु को यूज किया जा रहा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वे। हम केतु को जो पॉजिटिवली यूज करते हैं किसके लिए? अगेन, साधना, साधक, दिशा। तो जो ग्रहण काल होता है वो टाइम होता है इंट्रोस्पेक्शन का। यहाँ पे बेटर वर्ड वही रहेगा। जो व्यक्ति ग्रहण काल को प्रॉपरली यूज करके इंट्रोस्पेक्ट करता है, ये वर्ड पता होगा आप लोग को, इंग्लिश वर्ड है। मतलब वो अपने विचारों को फिर से मंथन करता है, राइट, उसके जड़ में जाता है, वही व्यक्ति ग्रहण को पॉजिटिवली यूज करता है। ठीक है जी। अब इसमें अगेन दो चीजें आ गई। यूज हम केतु को ही कर रहे हैं, यहाँ पे ऊर्जा को सोर्स बना रहे, यहाँ पे साधना को सोर्स बना रहे, साधक को। लेकिन दोनों का मेथड वही है। तो जब चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र मतलब आपका मन, आपके मन पे एक प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति राहुजनक व्यक्ति होता है वो उस समय विचलित हो उठता है। क्यों? क्योंकि राहु क्या है, भटका, उस भटकने की वजह से, राहु के भटकने की वजह से केतु यहाँ पे कटिंग करना चालू करता है, जो मन को डिस्ट्रैक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है। मन को सबसे ज्यादा दिक्कत कौन देता है पता है? मुझे एक चीज बताइए, चंद्र क्या है? पानी है, मानते हो आप ये लोग? जब पानी को आप डेविएट करोगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो क्या होगा? जगह जगह से गंदगी इकट्ठी करता है। देखा होगा, घर की सफाई की आपने कभी? जी। क्या करते हो आप? फर्श पे पानी डालते हो, फिर क्या करते हो? आप क्या लेते हो? स्वाइप लेते हो, स्वाइप से पानी को एक उसे पोछा लगा के उसको पानी को आगे पीछे करते हो। क्या कर रहा है? वो जगह जगह की गंदगी इकट्ठा कर रहा है। तो बेसिकली आप वो केतु का काम कर रहे हो। केतु क्या करता है? आगे पीछे करता है। और वो जो गंदगी है, वो इतनी गंदगी निकलती, इतनी गंदगी निकलती है कि मन को एकदम डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट कर देती है। और जो साधक होता है, साधक का काम करने का तरीका अलग होता है। वो क्या करता है पता है? वो गंदगी को इग्नोर करता है, वो इस पे एक झिल्ली लगाता है साधना की, और उस पे क्या करता है? नया फर्श, नया लेवल, नया मैट बिछा देता है। नीचे की गंदगी नीचे ही रह गई। यू गॉट माई पॉइंट? ये केतु का काम है। अब इसमें जब कहा जाता है कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये चीजें करनी चाहिए, इसके पीछे का तात्पर्य ये था, दिस हैज बीन एज्यूम्ड, कि हम मून को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम राहु को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो उसने उन्हें बेटर उपाय क्या कहा? हम अवॉइड करें, क्योंकि उस समय हम जो कुछ भी खाएंगे वो क्या हो जाएगा? क्योंकि हमारा हाथ गंदा है, हमारा शरीर, बेसिकली हम दूषित है, दूषित, तो दूषित चीजें हमारे अंदर जाएगी। जैसे सन की बात करते हैं, उस समय हम जो कुछ भी खाएंगे वो हमारे आत्मा पे दूषित प्रभाव डालेगा। इसलिए कहा जाता है कि ग्रहण काल में मत खाओ पियो। अच्छा, अब आपका एक तर्क आएगा कि ग्रहण काल में मंदिर के कपाट क्यों बंद किए जाते हैं? ये भी एक सवाल उठता है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हाँ ना तो कहिए। जी जी सर। जी जी। ठीक है। अब जब ग्रहण है, ग्रहण किसने लगाया है? राहु और केतु, एक शैडो है, एक शैडो प्लैनेट है। हम बोलते हैं ये एक अस्तित्व में नहीं है, और हमें इनके जो प्रभाव को हम समझ नहीं पाते। एक्चुअल में होता क्या है, जो दैविक शक्तियां होती है, दैविक शक्तियां कहाँ से लिंक है? दैविक शक्तियां कहीं ना कहीं इन्हीं की पास से लिंक है। लेकिन वो खुद भी, क्योंकि वो समझो वो किसी सन, मून या किसी प्लेनेट के साथ लिंक है, मटेरियलिज्म के साथ लिंक है, तो उस मटेरियलिज्म से के साथ लिंक जो दैविक शक्तियां है, उन पे भी नेगेटिव प्रभाव ना पड़े, खास करके राहु का, राइट? क्योंकि गंदगी निकाल रहा है जगह जगह से, आत्मा की गंदगी की। और वो गंदगी, अब प्रॉब्लम ये है कि हम उसको निकाल नहीं पा रहे, हम उसके अंदर डाल रहे।
और उसको निकालने की विद्या क्या है? केतु। जब आप साधना करते हो आप क्या करते हो? आप उससे कनेक्ट होते हैं डिवाइन से, और जब डिवाइन से कनेक्ट आप उसको पावर देते हो। ये भी एक कारण है कि मंदिरों के कपाट उस समय स्पेशली बंद किए जाते हैं। फिर सूतक का टाइम कहा जाता है। क्यों? सूतक क्या होता है कि इतने से इतना सूतक रहेगा पहले और बाद में। सूतक के बाद मंदिर के कपाट खुलेंगे, सूतक के बाद ही आपको भोजन करना है, सूतक के बाद आपको पानी पीना है। खास करके प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बोलते हैं कि उन्होंने केवल पानी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेट के अंदर वो अकेली आत्मा नहीं, पेट के अंदर एक आत्मा और है उसके, उस पे प्रभाव ना पड़े। देखा होगा ग्रहण काल में अगर बच्चे का जन्म होता है तो उसके लिए अच्छा नहीं माना जाता है, उसके मन और आत्मा पे वो प्रभाव हमेशा का रहता है। सुना है आप लोगों ने ये बात? जी सर। लेकिन वही चीज डिवाइन भी हो सकती है। अगर ग्रहण काल में बालक का जन्म हुआ है, बच्चे का जन्म हुआ है, और उसको अगर केतु से पूरी तरह से कनेक्ट कर दिया जाए तो एक उच्च कोटि का साधक बनेगा, उच्च कोटि का। अगेन आई एम टेलिंग यू, क्योंकि उसका चार्ट उस प्रॉमिस को दिखा रहा है। तो ये इसके पॉजिटिव साइड है। और ग्रहण काल में मैक्सिमम जगह पे अभी अब अपने भारत पे तो इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है, आप भी जानते हो। ये मिडल यूएस में उस साइड ही हमारे पृथ्वी के अपोजिट छोर पे ग्रहण पड़ रहा है। तो क्या हम पे प्रभाव पड़ेगा? वैसे नहीं पड़ेगा, अंश मात्र, ना के बराबर। लेकिन अगर हमारे यहाँ देश पे अगर हम पे कोई ग्रहण का प्रभाव पड़ता है तो वो समय सबसे अच्छा होता है जल तत्व में। स्पेशली आपने देखा होगा नदी में खड़े होकर के लोग साधना करते हैं, साधु महात्मा। उससे वो शक्ति आपसे कनेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो 360 डिग्री में जो आपके नक्षत्र बैठे हैं वहां से डायरेक्ट डिवाइन कनेक्ट होता है केतु का। ठीक है, तो ये एक प्रश्न था, इसका उत्तर आप लोग को मिल चुका है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। काफी क्वेश्चंस आप लोग पूछते हो, तो मुझे लगा कि हफ्ते हफ्ते में एक सेशन होना चाहिए। राहु बिजनेस कर रहा है, केतु का सपोर्ट कैसे दिया जाए राहु को, सो दैट इट बैलेंसेस द होल प्रोसेस। और राहु बिजनेस में अच्छा कर पाए, प्रैक्टिकली कैसे दिया किया जाए? इसका आंसर मैंने अभी अभी दिया है। अगर आप ध्यान से देखें, हमने अभी भी ये चर्चा की थी। राहु केतु, ये देख रहे हो आप लोग? अगर हम ग्रहण को निकाल दे, राहु क्या है? राहु सीरियसली बिजनेस कर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इस बिजनेस को दिशा कौन देगा? हु इज द डायरेक्शन? आप दिशा दे सकते हो? बताइए। राहु भटका देगा आपको। अनलेस देयर इज अ डिसिप्लिन इन लाइफ यू कैन नॉट हैंडल राहु। क्योंकि राहु इज एन एनर्जी, नो डाउट इन दैट। राहु इज एन एनर्जी, बट केतु इज अ डायरेक्शन। व्हाट्स द यूज ऑफ अ मिसडायरेक्टेड एनर्जी? जिसको दिशा ही नहीं पता मुझे किस दिशा में काम करना है, वो उस ऊर्जा को कैसे यूज करेगा मुझे बताइए। वो तो बात वही हो गई कि आपके पास 100 हाथियों का बल है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि उस 100 हाथियों से मुझे खड्डा खोदना है, पहाड़ उठाना है, या मुझे घर बनाना है, किसी का बांध बनाना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एनर्जी तो एनर्जी हुई ना। आप कंस्ट्रक्टिव कर रहे हो, डिस्ट्रक्टिव कर रहे हो। एनर्जी को, एनर्जी विदाउट डायरेक्शन इज डिस्ट्रक्टिव। एनर्जी विदाउट डायरेक्शन इज डिस्ट्रक्टिव। सो वी नीड केतु, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव भी है प्लस अनस्टेबल, प्लस और क्या वर्ड रहेगा यहाँ पे? एक तो डिस्ट्रक्टिव, दूसरा अनस्टेबल, प्लस वो कहीं टिकेगा नहीं। कहने का मतलब है कि फ्लक्चुएटिंग बोल सकता हूं मैं। भटकाव। भटकाव। आज मैं ये काम कर रहा हूँ, 2 दिन बाद यार ये नहीं, मैं दूसरा काम करता हूँ, 3 दिन बाद ये नहीं, मैं तीसरा काम करता हूँ। राहु वाले व्यक्ति को आप अक्सर पाओगे। देखा आपने ये चीज? एक जगह टिक नहीं पाएगा वो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसके अंदर भ्रम होगा। भ्रम, भ्रम का मतलब जानते हो? मिसअंडरस्टैंडिंग। हमेशा मिसअंडरस्टैंड करेगा वो। और भी कैसा, हर चीज में उसको कंफ्यूजन होगा, हमेशा कंफ्यूज रहेगा वो। देखा है कभी राहु वाला व्यक्ति? जी।
जिसकी भी राहु की दशा हो, केतु से बैलेंस नहीं है, उसके अंदर ये स्वभाव सब स्वभाव पाए जाएंगे। तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, एटलीस्ट मेरे पास कोई आएगा तो मैं सीधा ये पूछूंगा, आपका मन अशांत है, आप बहुत कंफ्यूज रहते हो, एक जगह टिक नहीं पाते हो, एक काम करते हो 2 दिन बाद लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, फिर आप उसको छोड़ देते हो। बोलेगा हाँ सर बिल्कुल सही पहचाना, आपको कैसे पता? क्योंकि बाबू का नेचुरल स्वभाव है। और वहीं पे ही केतु किसी दिशा दे दी जाए तो क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। केतु क्या है अगेन? रूट। केतु क्या है? जड़। केतु क्या है? बेस। राइट। केतु रूट मतलब रिसर्च हो गया। राइट। केतु स्पिरिचुअलिटी। कौन सा स्पिरिचुअलिटी? रियल स्पिरिचुअलिटी, जो सिर्फ दिखावा ना हो। और केतु क्या पता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंटेंट। आपका उद्देश्य क्या है? राहु को केवल प्राप्ति चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए। केतु का ऐसा नहीं है, जो चीज चाहिए उसके पीछे का बेस क्या है। केतु क्वालिटी भी है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ, मैं क्वालिटी से भी जोड़ सकते हो उसको। राहु को क्वांटिटी बोलता है, राहु इज ओनली क्वांटिटी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और था इसके बाद मुझे याद आया, शायद थर्ड क्वेश्चन ही इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये थोड़ा भाई सबको कंफ्यूजन था, और क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन एकदम। बाकी सब ठीक है बेटा, बस शिव को केतु कहना ये गलत है। केतु की बेस्ट रेमेडी शिवलिंग जो है, तुम्हारा आंसर सही है, लेकिन शब्दों का प्रयोग ठीक कर लो। मैंने शिव जी को कभी केतु नहीं कहा है। शिव जी के रेमेडी को केतु का उपाय कहा है, मैंने शंकर जी को केतु कहा है। और मैंने इसलिए उपाय भी किया है कि शंकर जी को मैंने साधक की संज्ञा दी है। आई मीन टू से कि वो एक सिद्ध योगी है। कभी भी आप अगर शंकर जी का चित्र देखते हो, उनके सामने शिवलिंग दिखाया जाता है, तो ये तो मान लो कि शिवलिंग और शंकर जी में अंतर है। मानते हो नहीं मानते हो आप लोग ये बात? जो परमात्मा का रूपक है वो ये शिवलिंग है। हम शंकर जी के मंदिर में जब जाते हो, शंकर जी की जहाँ पे मूर्ति लगी, आप उसको गोल चक्कर लगाते हो कभी भी, लेकिन आपने क्या शिवलिंग को गोल चक्कर लगाते देखा है? नहीं देखा है। आप शिवलिंग को गोल चक्कर लगाओगे और फिर वापस वहीं से निकल जाओगे। अगर एक शिव जी का अगर मैं चित्र दिखाऊं, शिवलिंग का अगर मैं एक रूपक दिखाऊं, तो कुछ इस तरह से होता है। अगर मैं जस्ट मिनट, ये मेरा शिवलिंग है। मैं टॉप व्यू दिखाता हूँ ऊपर से कैसा दिखता है। ठीक है जी। आप सभी समझदार हो, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ठीक है। ये शिव जी है। शिव जी। और आप बीच में जल छोड़ोगे, और उसके बाद ये एक आगे, और यहाँ पे जो जल छोड़ोगे उसका एक निकासी का रास्ता दिखेगा आपको यहाँ पे। ठीक है जी। इसके बाद ये निकल गया। आप क्या करते हो? आप प्रवेश करते हो यहाँ पे, पूजा पाठ करते हो और यहीं से निकल जाते हो। कभी आप इसको क्रॉस करते हो? बताइए। नहीं क्योंकि सर। वो जीवन वो मरण काल में कभी नहीं आते शिव जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और शिव जी के सामने योग करते कौन बैठे? शंकर जी बैठे, एक योगी के रूप में, जिन्होंने सभी 9 ग्रहों को कंट्रोल कर रखा है। मैंने ये सवाल पूछा भी था आप लोगों को कि 9 ग्रह शंकर जी के चित्र में दिखाइए, आज तक आप लोग दिखा नहीं पाए। इसका आंसर कब मिलेगा मुझे? अगेन क्वेश्चन लाइज टू यू, इसका आंसर मैं दूंगा ही नहीं। ठीक है। इसका आंसर आप ही लोग ढूंढ के बताइए। तो केतु का उपाय शंकर जी के रूप में साधक बनने में है। और उससे क्या होगा? राहु दिशा में आएगा, राहु कंट्रोल में आएगा, राहु आपके गले का हार बन जाएगा, सर्प। राहु ध्यान बन जाएगा। किसका ध्यान? और जैसे आप केतु रिसर्च, जड़ से कनेक्ट हो गए, शंकर जी भी जड़ से कनेक्ट है। इनकी वेशभूषा में आपको कपड़े नजर नहीं आएंगे, इनकी वेशभूषा में इनको प्रकृति का कोई भी रूप उन पे प्रभाव डालते नजर नहीं आएगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि शंकर जी एक साधक है। और वही केतु का अति उत्तम उपाय है। और शंकर जी ही बेसिकली केतु का एक रूप है, जो शक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं। और शक्ति कौन है? माँ दुर्गा है।
उनको कंट्रोल करने की, एक दिशा देने की आवश्यकता, और दिशा आप एज अ साधक ही दे सकते हो। नवरात्र में आपने साधनाएं की होगी, तो क्या थे आप? शंकर जी के रूप थे ना, राइट? उन्हीं के रूप में आप साधना कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे, मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। अगर आप साधना के लिए मेहनत करोगे ही नहीं, वो कर्म का जो सिद्धांत है वो केवल शंकर जी के पास है, निष्काम कर्म। कुछ भी नहीं चाहिए उनको, वो नाद है, नाद एक एक धुन है, एक शक्ति है, कुछ नहीं चाहिए शंकर जी को, सिर्फ उनको उनके कर्म पे यकीन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल मूव अहेड। इसमें कोई प्रश्न आता आप लोग पूछ लिया कीजिए, ठीक है? गुरुजी, धनु लगन, फर्स्ट हाउस, शुक्र शनि, ये वो। हालांकि मैं पर्सनल क्वेश्चन लेता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने पूछा था राशि परिवर्तन योग किसे कहते हैं, क्योंकि उनका तर्क था कि उनका धनु लगन है। ठीक है, तो राशि परिवर्तन योग ये होता है जब भी एक राशि का स्वामी दूसरे राशि में जाए और उस राशि का स्वामी अपने राशि में आ जाए, तो वो कहलाता है राशि परिवर्तन योग। राशि परिवर्तन योग ये दर्शाता है कि हमारा जो प्लेनेट है वो केवल एक जगह का रिजल्ट नहीं लेगा, दो जगह का रिजल्ट लेगा। वो कैसे, थोड़ा सा हम समझा देते हैं। अभी जो भाई साहब का क्वेश्चन था कि मेरी धनु लगन की कुंडली है, तो धनु लगन की कुंडली में आपका 9 नंबर यहाँ पे आ गया, तो 10, 11, 12, 1 और 2। ठीक है जी। अब ऐसे केसेस में 9 नंबर का ओनर कौन है, कौन बताएगा? जुपिटर। जुपिटर। वो ये कहते हैं कि जो गुरु है वो षष्ठेश अर्थात 6th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, गुरु अगर 6th हाउस में बैठा हुआ है 32, तो मैं कहता हूँ जुपिटर है जो है यहाँ पे 6th हाउस में बैठा हुआ है। ओके, और 2 नंबर का ओनर कौन है? सर वीनस। वीनस। परफेक्ट, वीनस कहाँ बैठा है? लगन में बैठा हुआ है। तो क्या हुआ, ये राशि परिवर्तन योग हुआ, मतलब लगन और 6th हाउस दोनों कंबाइन हो गए, 1 और 6 दोनों सेम हो गए। तो दोनों प्लैनेट वीनस एंड वीनस एंड जुपिटर दोनों, दे विल गिव रिजल्ट ऑफ बोथ 1 and 6th हाउस, बोथ हाउसेस। तो अगर कोई कहता है कि मेरी लगन की दशा चले, लग्नेश की दशा चल रही जुपिटर की, इसका मतलब ये मत समझिए कि जुपिटर केवल इसका रिजल्ट देगा, जुपिटर 6 का भी रिजल्ट देगा। ऐसे ही कोई कहता है मैं वीनस की दशा चल रही है जो षष्ठेश है, वो लगन का भी रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि दोनों का राशि परिवर्तन योग है। समझ लो दोनों क्या है, मेड फॉर ईच अदर। बेटर वर्ड है यहाँ पे, मेड फॉर ईच अदर। ठीक है, किसी के भी चार्ट में जब भी एक राशि का मालिक, एक राशि का ओनर दूसरे राशि में बैठे, और उस जिसमें वो बैठा उसके उसका ओनर अपने राशि में बैठ जाए, तो दोनों होते हैं मेड फॉर ईच अदर, और ये दोनों का रिजल्ट जनरेट करते हैं। अब ये योग अच्छा है बुरा है, ये डिसाइड करता है कि आप उन दो हाउसेस को और उन दो प्लैनेट को कैसे यूज कर रहे हो। वीनस और जुपिटर दोनों ज्ञान के कारक है। ये व्यक्ति अगर ज्ञान को पॉजिटिवली यूज कर रहा है तो ये योग इसको बड़ी ऊंचाइयों तक लेके चला जाएगा, और नहीं तो यही योग इनको क्या दे देगा पता है? बीमारी दे देगा। और सबसे यहाँ पे मुझे बताइए कौन सी बीमारी इनको होने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं? एनीबडी? सर डायबिटीज। एक्सेलेंट आंसर, एक्सेलेंट, सुपर। वीनस जुपिटर डायबिटीज, जो कि हील ही नहीं होगी क्योंकि 6th का लॉर्ड। एक्सेलेंट आंसर, धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है, जब भी ऐसे योग नजर आए इससे खुश होने की भी आवश्यकता नहीं है और डरने की भी जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, दोनों प्लैनेट को यूज करना है, दोनों हाउसेस को यूज करना है, प्रॉब्लम सॉल्व। और खास करके जब ये, लीवर का भी जी, लीवर का भी प्रॉब्लम दे सकता है, दे सकता है। right? बट लीवर के केस में कहीं ना कहीं मार्स की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं ज्यादा नजर आएगी, मार्स या सन की। ठीक है, बट मेजर यहाँ पे ये जो है वीनस और जुपिटर एज ए प्लैनेट मैक्सिमम डायबिटीज देगा, 99% चांसेस, अगर इसको सही यूज ना किया जाए तो। और आप लोगों को अक्सर ध्यान देना है, प्लैनेट को सही यूज करो, पॉजिटिवली यूज करो।
प्लैनेट को अडॉप्ट करो, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग योग होते हैं, इनको आप निकाल नहीं सकते जीवन में। इनका प्रभाव जीवन भर रहेगा, किसी की भी दशा रहे, कभी आंशिक कभी ज्यादा, लेकिन प्रभाव देंगे जरूर। ठीक है, क्योंकि दे आर मेड फॉर ईच अदर। ये एक नहीं, ये दो प्लैनेट एक साथ काम करते हैं, फिर ताकत दुगनी हो जाती है। सेम लाइक वक्री प्लैनेट मान लो आप इनको। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है और आ, मघा नक्षत्र, आई डू रेगुलर अमावस्या फास्टिंग फॉर पितर्स, माय क्वेश्चन इज कैन फीमेल डू तर्पण? क्या लगता है आपको, क्या महिलाएं तर्पण कर सकती है? हाँ जी सर। बिल्कुल सही कहा, क्यों नहीं कर सकती। तर्पण का मतलब जानते हो आप क्या करते हो? तर्पण में करते क्या है पहले, कोई बताएगा? सर पितरों को जल और काले तिल वगैरह जो अर्पित करती है। बिल्कुल, पितरों को जल जो अर्पित करते हैं। हम क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, पितरों का आवाहन करते हैं, फिर हम बोलते हैं हे पितृ देवता आइए और ये जल स्वीकार करें। और फिर क्या करते हैं, तर्पयामी, तर्पयामी। उसमें भी आप किसी जिस जिन पितरों को आप जानते हो उनको याद बुलाते हो। फला फला पित्र आइए जल ग्रहण कीजिए, फला फला पित्र आइए जल ग्रहण कीजिए, फला फला पित्र आइए जल ग्रहण कीजिए। तर्पण बहुत अच्छी विद्या है, विधि है। बस महिलाओं को उस समय तर्पण नहीं करना चाहिए जब महिलाओं का महीने में, महीने का जो डेट्स वगैरह आती है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि आपकी एनर्जी लेवल वीक होती है, और वो पित्त, क्योंकि आप खुद दूषित होते हो। ठीक है, तो जो बॉडी में कहीं भी थोड़ी सी पॉइजनिंग होती है, तो वो पित्त का पॉइजनिंग से कनेक्ट होना आपके लिए घातक हो सकता है, और पित्त आपसे नेगेटिवली कनेक्ट हो सकता है। इसलिए एडवाइस दी जाती है कि उस समय महिलाएं ना करें। ठीक है, बाकी देयर इज नो पॉइंट कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, सर एक क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग। बोलिए मैम। सर अनमैरिड गर्ल्स कर सकती हैं, बिल्कुल कर मतलब सकते हैं, बच्चे? कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। देखिए, आइडियली घर के सबसे बड़े उनको लीड लेना चाहिए, और बाकी सपोर्टिंग रोल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर घर के सबसे बड़े नहीं इन्वॉल्व होना चाहते, तो आप उनको सार्थक बना करके, मैं अपने दादाजी या अपने पिताजी को सार्थक रूप में उनके, क्योंकि आप क्या करते हो जब आप तर्पण करते हो, कोई विद्या करते हो, पंडित के पास जाते हो, आपसे क्या पूछता है, आपका गोत्र पूछता है, पूछता है नहीं पूछता है? क्यों पूछता है? और गोत्र में जो जीवित अवस्था में सबसे बड़े होते हैं, वो उनका नाम भी एक बार पूछेगा पूछेगा, अगर सही जी पंडित सर। होगा। उसके बाद उनको माध्यम बना के वो कराता है काम। ठीक है, हम्म। तो अगर वो व्यक्ति नहीं इन्वॉल्व होना चाहता है, नहीं हो पा रहा है हेल्थ की वजह से, किसी भी कारण से, तो आप उनको माध्यम बना के आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। नहीं सर, मेरा मतलब ये था जैसे मगा नक्षत्र में जन्मा कोई बच्चा है, हाँ हाँ। तो वो कर सकता है क्या? मीन्स मैम, किसी भी नक्षत्र में मतलब व्यक्ति पैदा हो, तर्पण घर 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 में तो तर्पण हो रहा है, मतलब मेरी वो बात तो सुनो, सब पहली बड़े बात, रिचुअल्स कर पहली रहे हैं। पहली बात तो तर्पण करना चाहिए किसी नदी के घाट पे। हाँ जी। अगर आप घर पे करने के लिए बाध्य हो, तो उस जल को आप किसी पेड़ में, पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, हम्म। वर्स्ट केस में किसी पौधे में ही डालें। ठीक है, हम्म। पानी घर में यूज ना हो। ठीक है, नंबर एक। हम्म। नंबर दो, कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, किसी नक्षत्र की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि जो पितृ है वो 9th हाउस से लेकर के 12th हाउस पे कहीं ना कहीं डिनोट करते हैं, आप भी जानते हैं। वहां पे जो राहु का हम्म। नक्षत्र होगा उसका मेन संबंध वहां से बनता है। ठीक है, ओके। क्लियर? तो यस। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकता, कोई भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चंद्र यदि उच्च का हुए 12th हाउस में, तब, भाई साहब, उच्च नीच से ज्यादा खुश मत होइए। चंद्र उच्च का सो कॉल्ड 2 नंबर राशि में होता है, लेकिन मैंने देखा है उच्च का चंद्र, नीच का चंद्र, ये दोनों ही डैमेजिंग होते हैं। राइट, 2 नंबर में आप लोग बोलते हो उच्च, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कंफर्टेबल, एग्रीड। और 8 नंबर में आप लोग कहते हो नीच, जिसे हम लोग कहते हैं अनकंफर्टेबल। सही कह रहा हूँ जी?
जी सर। अब मुझे एक चीज बताइए, आपका चंद्र उच्च का है, लेकिन आप किसी के मन को बहुत पीड़ित कर रहे हैं। अब मुझे इस चीज का जवाब दीजिए, आपका चंद्र उच्च का है लेकिन आप किसी के मन को बुरी तरह से पीड़ित कर रहे हैं, क्या होगा? एज्यूम करो आपकी 2 नंबर की राशि यहाँ पे है, तो आपका चंद्र यहीं बैठा है, लेकिन आपने किसी के मन को बहुत पीड़ा किया, आपने अपनी माँ से दूरी बना रखी है, माँ को भी हर्ट किया, क्या होगा? आपका लगन बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाएगा, आपकी 4 नंबर राशि में बैंड बज जाएगी। और चंद्र के 3 नक्षत्र जो होते हैं, उन तीनों नक्षत्र में जहां भी कोई प्लैनेट बैठा होगा वो आपकी बैंड बजाना चालू कर देंगे, स्पेशली जब भी उनपे दशा लॉर्ड का ट्रांजिट होगा तो। और जब मून की दशा आएगी तो ये आपकी और पीड़ा देगा। तो आपको अपने किस पे ध्यान देना चाहिए? कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप मून के हिसाब से कर्म करेंगे तो क्या होगा? अच्छा, ठीक है। एल्स, एल्स क्या होगा? बुरा। इससे ज्यादा मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा। कितने लोगों के मैंने देखे प्लैनेट उच्च का है लेकिन उनकी बैंड बजी रहती है, होता है नहीं होता है? फिर कहोगे सर होता है मेरा सर। उच्च का प्लैनेट है, ये क्यों अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है? तो ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। अगेन, उच्च के रिजल्ट, उच्च के प्लैनेट के पास और अथॉरिटी होती है, ठीक है, क्योंकि वो कंफर्टेबल है। और जब कंफर्टेबल प्लैनेट आपसे मुख मोड़ेगा तो आपको बुरी तरह से दंडित करेगा। जब भी उच्च का प्लैनेट हो आपको उसको अडाप्ट करना बहुत जरूरी है, स्पेशली बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। जी सर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग, समझ नहीं आया। गंडमूल नक्षत्र की रेमेडी के बारे में डिटेल से क्लास बनाइए। सर जी, गंडमूल नक्षत्र की रेमेडी की क्लास ऑलरेडी बना दी गई है, आप इसे प्लीज देखिएगा। इसके ऊपर 3 वीडियोस है। गंडमूल नक्षत्र तब होता है जब भी कोई भी प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट बॉर्डर लाइन केस में आता है। बॉर्डर लाइन केस का तात्पर्य है जब फायर और फायर और वाटर एलिमेंट साथ में आते हैं, तब वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट साथ में आते हैं, तब वो कहलाता है गंडमूल नक्षत्र। कुल मिला के 6 नक्षत्र गंडमूल होते हैं। उसमें से 3 नक्षत्र केतु के और 3 नक्षत्र किसके? मरक्यूरी के। मरक्यूरी और बुध का। मरक्यूरी और केतु के नक्षत्र गंडमूल कहलाते हैं। क्लियर? मरक्यूरी और केतु का नक्षत्र जब भी आ जाए आपको समझ लेना है कि ये क्या है? गंडमूल है। और मरक्यूरी और इसके नक्षत्र आ जाए तो उनकी रेमेडी करनी है। रेमेडी में 27 जगह के पत्ते, 27 नक्षत्रों का बेस बनाते हैं, ओके। और उसकी रेमेडी की डिटेल्स आपको मिल जाएगी, उसकी वीडियो ऑलरेडी बड़ी डिटेल में चर्चा की गई है। मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा कुछ डिस्कशन उसमें इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। इस पे कोई क्वेश्चन किसी का? नो ठीक सर। है। यहाँ पे ये मर्क्यूरी है, यहाँ पे केतु है, और वहाँ पे मर्क्यूरी, यहाँ पे मर्क्यूरी, यहाँ पे केतु इज योर इनिशिएटर, मर्क्यूरी इज योर एंडिंग नक्षत्र। क्लियर? तो वी विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज रिजॉल्व। अगला क्वेश्चन है आपका, you are telling acted how to activate not given clarity। अच्छा, ये क्लास मुझे याद है, मनी एंड वेल्थ इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सर जी बहुत अच्छी क्लैरिटी हमने आपको दी थी, हमने बैलेंसिंग की बात की थी। बैलेंसिंग टेक्निक ये कहती है कि जिस हाउस की आप चर्चा कर रहे हैं, जिस हाउस की आप चर्चा कर रहे हैं उस हाउस का सामने वाला हाउस बैलेंस करता है। आप बात करते हो कि मुझे पैसा कमाना है, यही करते हो आप लोग, क्यों? सही है ना?
तो जब पैसा कमाना है तो पैसा कहाँ से कमाएंगे? पैसा आप कहाँ से कमाएंगे? पैसा आप कमाएंगे सेकेंड हाउस से, 11th हाउस से। और पैसा इकट्ठा कहाँ करेंगे? पैसा इकट्ठा कहाँ सेकंड करेंगे? हाउस। सेकेंड हाउस में। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मेरा सेकेंड हाउस बुरी तरह से पीड़ित है, मेरा सॉरी, 8th हाउस और 5th हाउस बुरी तरह से पीड़ित है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये मेरा 8th हाउस है, ये मेरा 5th हाउस है। ठीक है। आपको पैसा कमाना है, आपके पास इंटेलेक्ट नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है, आप पैसा कैसे कमाएंगे पहली बात तो। और आपने कुछ गलत काम करके कमा भी लिया, तो क्या आपके 5th हाउस पे बैलेंस होगा? वो नहीं होगा, वो आपको पीड़ा देने लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि पहले नॉलेज पे ध्यान दो, स्किल्स पे ध्यान दो। पुराने जमाने में कहावत थी, स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सा सर्वत्र पूज्यते। सुना है आपने ये बात? हाँ। जी सर। जी सर। अंधेर नगरी चौपट राजा। क्यों कहा जाता था? क्योंकि अगर राजा सार्थक नहीं होगा, राजा के पास ज्ञान विवेक नहीं होगा, तो क्या कर देगा वो? चौपट कर देगा। तो ये मेरा बैलेंसिंग हाउस है। बिना बैलेंसिंग के कोई भी काम संभव करना नहीं है। यू गेटिंग अ पॉइंट? अब इससे ज्यादा क्लैरिटी और क्या दे आपको? कोई क्वेश्चन इसमें और? क्योंकि स्किल्स का जो रियल लिंक है वो यही है। स्किल्स होंगे, आपके पास इनकम होगी। और ये जो हाउस है ना, 8th हाउस, 8th हाउस, ये बहुत डिवाइन हाउस है, आप समझ नहीं पाते हो अभी भी। वो कनेक्ट है, वो जड़ है। जब आप कनेक्टेड रहोगे जड़ से, तो आपके पास धन अपने आप इकट्ठा, आप स्पिरिचुअल हो गए, अपने आप आपके पास धन इकट्ठा होते जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये इसका रियल डिवाइन कंसेप्ट है। फॉलो करके देखिए, जिसने भी इसको फॉलो किया, बड़े बड़े बिजनेसमैन इसको फॉलो करते हैं, एंड दे आर सक्सेसफुल।